हाइफा आज फिर अपने नाम की पुकार सुनते थमी थी, लेकिन सफ़ीर शाह को देखते उसकी आंखों में हैरत दुराई। बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं। वो संजीदगी से कहती आगे बढ़ने लगी तो सफ़ीर शाह ने गुस्से से उस छोटी सी लड़की को देखा जो उसके भाई के सामने तो बिल्कुल ही छोटी सी लगती थी, और नखरे थे कि आसमानों पर। मैं ऑफिस आ जाता हूँ फिर, वो धमकी देता बोला तो हाइफा उसके आगे आ रुकी। क्या मसला है? भाई ने सॉरी किया था आपसे? कौन से भाई ने? वो लाइल्मी का इजहार करते बोली। बहजाद शाह ने। अभी कल ही बात की है ना, इतनी भोली मत बने। ये मेरी बात सुने आप XYZ। ये इतना गुस्सा जो आप दोनों भाइयों ने नाक पर बिठा रखा है ना, अपने तक ही रखें, दूसरों पर मत झाड़े। वो नाक चढ़ाती कड़े तेवरों से बोली। सफ़ीर शाह ने दिलचस्पी से उसे देखा और फिर मुस्कुराया। हम सच में माजरत खाएं उस दिन के लिए, लेकिन आपको ऐसे मीटिंग के दौरान नहीं आना चाहिए था। वहाँ वहाँ कई लोग मौजूद थे जो आपने देखे नहीं थे शायद। भाई की साख के साथ साथ आपका नाम भी आ जाता और स्कैंडल बन जाता, जो यकीनन आपके लिए भी नुकसानदेह होता, जो आप अफोर्ड ना कर सकती थी। आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता। वो नरमी से बोला। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं किसी को यूं खुद पर चिल्लाने का हक तो नहीं दे सकती ना। वो नखरे से बोली। भाई माफ़ी भी तो मांग चुके हैं। अच्छा ठीक है, आप अपने भाई की सिफारिश करने आए हैं क्या? सफ़ीर शाह गड़बड़ाया था पहली बार। बिल्कुल दुरुस्त समझिए आप, लेकिन गलती आप दोनों की थी, तो भाई को माफ़ कर देना चाहिए था ना आपको। अच्छा चलें ठीक है, क्या याद करेंगे? वो नाखूनों को सामने करती अदा से उन पर फूंक मारते उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। ये आप हंसे क्यों हैं? वो फिर से कमर पर हाथ रखती लड़ने वाले अंदाज में बोली। आप पर तो नहीं हंसा। वो मुस्कुराया। अब चलता हूँ। हाँ जी जाइए, आपकी सल्तनत अपने बादशाह का इंतज़ार कर रही होगी। वो बुड़बुड़ाती आगे बढ़ गई, जबकि वो सुनता मुस्कुरा कर रह गया। उफ भाई उफ। वो सीधा बहजाद शाह के पास आया, जिसके आताब का निशाना बने थे आज ऑफिस के सारे वर्कर्स। आपको पता है मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? मुझे इस वक्त दिलचस्पी नहीं है शाह, और तुमने कितने दिनों से काम पर ध्यान नहीं दिया ना। हाइफा सिकंदर से मिलकर आया हूँ। वो बोला तो बहजाद शाह खामोश हो गया, फिर हैरत और संजीदगी से उसे देखा। वजह पूछ सकता हूँ? हमारी वजह से वो हर्ट हुई थी ना, इसलिए। तुम्हारी वजह से नहीं, सिर्फ मेरी वजह से। और क्या मुझसे इजाज़त ली थी तुमने ऐसा कुछ भी करने से पहले? भाई वो कितनी स्वीट है, बहुत लड़ाका है, लेकिन। बहजाद शाह भी खामोश हो गया, जैसे मज़ीद सुनना चाह रहा हो। माफ़ कर दिया है उसने आपको? बहजाद शाह ने गहरा सांस भरा। अब तो आपको गिल्ट नहीं रहेगा ना, इसीलिए पुरसकून हो जाएं और भूल जाएं उसे। वो बोला, और बहजाद शाह के तासुरात देखे जो सख्त हुए थे। मैं चलता हूँ, सफ़ीर शाह कहता बाहर निकल गया। मिस सामना, मुझे कुछ पिन्स चाहिए। कौन सी पिन सर? हिजाब पिन्स। वो बोला तो आयशा ने हैरत से उसे देखा। मैं इंतज़ाम करवा देती हूँ सर, मुझे फ़ाइन क्वालिटी की चाहिए, सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत। ओके सर। वो कहती बाहर निकल गई और फिर इंतज़ाम करते हर तरह की मंगवा कर उस तक पहुँचाए। हाइफा बेटी, ये आपके लिए आया है। पियन ने लाकर उसे एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता दिया और साथ एक पार्सल। मेरा? जी नहीं चचा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कौन भेजेगा? मालूम नहीं, नाम देख लें। उन्होंने कहा तो उसने चेक किया और उस पर हाइफा सिकंदर लिखा देख वो चौंकी, फिर उन्हें वापस भेज दिया। वो उस वक्त अकेली शफीकुर रहमान के कमरे में अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। लिफाफा खोलने लगी तो उसमें नित नए कई डिज़ाइंस की हिजाब पिन्स निकली, जिसे देखकर उसका मुंह खुल गया। वो सब बेहद प्यारी थी। इस साथ में एक कागज़ भी था। एक बार फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपको हर्ट करने की, आपको आपकी इजाज़त के बिना हाथ लगाने की और अपने लहजे की। उम्मीद करता हूँ अब आप मुझे माफ़ करके मेरी बेचैनी को ख़त्म करेंगी। बहजाद शाह। क्या मुनफरिद अंदाज था। पहला तोहफ़ा। हाइफा ने कई बार उस तहरीर को पढ़ा था। उसका दिल धड़का तो वो सर झुका गई, जैसे खुद भी अपना आप छुपाना चाह रही हो। चेहरे पर गुलाल बिखरा था पल भर के लिए। उफ, ये मैं क्यों रखूँगी? वो उठी और फूलों का गुलदस्ता लेती बाहर गई। जैन भाई जी, आप घर जा रहे हैं? हाँ, मुझे कोई तुम्हारी तरह ओवर टाइम करने का शौक़ नहीं है। काम इस ऑफिस में तकरीबन सभी लोग हाइफा को जानते थे और वो सबको बहुत पसंद थी। अच्छा ये लें, अपनी बीवी को दे दीजिएगा। उसने फूलों का गुलदस्ता उसे दिया और साथ वो पिन्स वाला पैकेट भी। क्यों? जैन को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। बस दे दीजिएगा ना, वो खुश होंगी। लेकिन ये तुम्हारी चीज़ें हैं हाइफा, चलो मुझे लेट हो रहा है। अच्छा ये लें। उसने एक फूल निकाला और वापस उन्हें पकड़ाया। मैंने एक रख लिया, बाकी आप रख लें, मेरे किसी काम का नहीं। मेरा कौन सा शोहर है जो मैं उसे दूंगी? आप अपनी बीवी को खुश कर दें। वो बोली तो वो हंसते हुए पकड़ गया। ये भी लें। उसने पैकेट आगे किया। हरगिज़ नहीं, गालिबन ये तुम्हें किसी ने तोहफे में दिया है, और तोहफों की यूं पामाली नहीं करते। भाग जाओ अब। वो उसे समझाता बाहर निकल गया। उसकी बात हाइफा को दिल को लगी थी, लेकिन वो कैसे किसी गैर शख्स का तोहफा रख सकती थी? इस बात के बाद वो सोचने पर छोड़कर अपना सामान समेटने लगी और घर जाने लगी।
इस बात को बाद में सोचने पर छोड़कर वो अपना सामान समेटने लगी घर जाने के लिए। बहज़ाद तक उसकी इस हरकत की खबर पहुंच गई थी और उसे उसकी यह हरकत काफ़ी नागवार गुजरी, यानी उसकी नज़र में उसके तोहफे की कोई अहमियत ना थी। उसने फ़ोन उठाया। शफीक साहब। जी बहज़ाद साहब बोलें, कैसे याद किया? मैं एनजीओ खोल रहा हूँ जिस पर मैं अरसे से काम कर रहा था, तो मुझे उसके मुतालिक इंटरव्यू देना था। आप चाहें तो आर्टिकल भी लिख कर छपवा लें। पिछली बार काफ़ी हार्श हो गया था मैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त खबर है। एनजीओ के लिए मुबारकबाद वसूल करें और मुझे खुशी हुई कि आपने हमारे चैनल को चुना। मैं कल ही हाइफा को भेजता हूँ। दूर बैठे बहजाद के उनाबी लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। वो अभी नई है, कुछ ना कुछ सीख रही है, लेकिन वो बहुत अच्छा लिखती है। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी सीनियर। नहीं, कोई मसला नहीं, वो बोला तो शफीक साहब ने अलविदाई जुमले अदा किए और अपने ऑफिस में दाखिल हुए। जा रही हो बेटा? जी अंकल। उसने तेज़ी से चीज़ें समेटी। वो फूल और लिफाफा भी तेज़ी से बैग में डाला। कल जल्दी आ जाइएगा, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा, किसके? बहजाद शाह के। वो बोले तो उसके हाथ थमे, फिर झटके से सर उठाया। बहजाद शाह के? वो एनजीओ खोल रहा है, इसीलिए इंटरव्यू लेना है। सवाल तैयार कर लेना और इस बार कोई बदमज़गी ना हो। उसने सब कुछ छोड़कर हमारे चैनल को चुना। वो गहरा सांस भर के रह गई। ओके सर, चलो जाओ, रब की अमान, खुदा हाफिज़ सर। वो कहती बाहर निकल गई। अगली सुबह वो तेज़ी से नाश्ता कर रही थी। हाइफा, आराम से खाओ, ये क्या जंगलियों की तरह टूट पड़ी हो खाने पर? साइमा बेगम ने उसे लताड़ा। मामा, गाड़ी चली जाएगी तो वक्त से उठ जाना था ना, फिर अभी दुपट्टा भी नहीं लिया तुमने। वो गाड़ी का हॉर्न सुनते उसने अपनी माँ को देखा, फिर सिकंदर साहब को जो मुस्कुरा रहे थे। आराम से खाना खाएं, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन बाबा आपको अलग रूट पर आना पड़ता है। कोई बात नहीं, जाओ हसन ड्राइवर को बता कर आओ। वो बोले तो हाइफा सुकून से खाना खाती माँ की घूरियों को नज़रअंदाज कर गई। क्या चाहती हो तुम? बीवी बनाऊं तुम्हें? बहुत शौक है ना तुम्हें बीवी बनने का? जितना हो सकता है ना दूर रहो मुझसे, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। वो कहता झटके से उसे छोड़ता चला गया तो माह की कब की रुकी हुई सांसें हवा में गूंजने लगी। उसकी कमर बुरे तरीके से दर्द हो रही थी। वो नीचे बैठ गई। कमर के दर्द को रोकने के लिए उसने सिसकी ली और उसकी पहनी शर्ट से नज़र अपने बाजू पर डाली, जहाँ कुछ देर पहले उसकी गिरफ्त थी। वहाँ उसकी उंगलियों के निशान अब भी थे। या रब्बुल आलमीन, वो वहीं बैठती चली गई और घुटनों में मुंह दिए रोने लगी। वो मुझसे नफरत क्यों करता है? क्या मैं सिर्फ नफरत किए जाने के लिए बनाई गई हूँ? सफ़ीर शाह गुस्से से पागल होता कमरे में आया और अलमारी में कपड़े निकालते वॉशरूम में बंद हुआ और शावर के नीचे खड़ा होता दिल में लगी आग को कम करना चाह। फिर आधे घंटे बाद बाहर निकलते सिगरेट सुलगाया और अपने कमरे से मुंसलिक बालकनी में निकल आया। इर्द गिर्द सन्नाटा था, क्योंकि वो काफ़ी पुरसकून इलाका था। उसके एहसासात अजीब से थे, लेकिन सारे एहसासात और जज्बात पर भाई की नाराज़गी का जज्बा गालिब आ रहा था। क्या उसे अपनाना था अब महाफैज़ को? नहीं, हरगिज़ नहीं। उस लड़की से नफरत थी उसे, जिसकी वजह से आज उसकी बहन, उसकी गुड़िया उनके दरमियान नहीं थी। वही लड़की तो वजह थी उसकी बहन की मौत की। वो कातिल थी उसकी बहन की और उसकी खुशियों की। शाम के 5 बजे वो बाहर निकला। भूख बर्दाश्त से बाहर होने पर वो वहाँ नहीं थी। वो खामोशी से खाना ले आया और किचन में रखते उसके दरवाजे की तरफ गया। उस वक्त शाम के 6 बज चुके थे। दरवाज़ा खोला तो वो बिस्तर पर थी। जाग रही थी या नहीं, सफ़ीर शाह को अंदाज़ा नहीं हुआ। बाहर आओ, वो सर से लहजे में बोलता उसे देखने लगा, जिसके वजूद में होती हलचल से उसने अंदाज़ा लगाया कि वो जाग रही है। महा, बाहर पहुंचो फ़ौरन, वो बोलता बाहर निकल गया। आकर खाना बर्तनों में निकाला और बाहर लाउंज की मेज़ पर रखता कुर्सी पर बैठ गया और खाना शुरू किया। चंद लम्हों बाद उसके दरवाज़ा खुला था कमरे का और वो बाहर आ गई थी। उसी के कपड़ों में मलबूस, घुंघरियाले बालों को बमुश्किल बांधे, सूजी आंखों और सुर्ख चेहरा लिए वो बिना उसे देखे आगे आई। पल के लिए सफ़ीर शाह का चम्मच को थामता हाथ रुका। उसे देखकर लगता था कि उस पर काफ़ी जुल्म किया गया हो। क्या ऐसा नहीं था? वो लड़की मर्दों के अताप का निशाना ही तो बनती आई थी। यही सोच आते उसने होंठ भींचे। बैठो। वो बैठ गई तो उसके लिए उसने बिरयानी प्लेट में निकाल कर चम्मच रखा और उसे पकड़ाई और पानी डालते उसके सामने रखा। ऐसा न जाने वो क्यों कर रहा था। माह खामोशी से छोटे छोटे लुक़्मे लेने लगी, लेकिन वो बमुश्किल बैठी थी वहाँ। उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी और चेहरे पर दर्द के आसार। उसे पल भर में अपना गुस्सा याद आया। क्या वो इतना कमज़ोर मर्द था कि औरत को गुस्से का निशाना बनाता अपने? बहज़ाद शाह सही कह रहा था, ये उसकी तरबियत नहीं थी। हज़ार नफ़रत सही, लेकिन वो लड़की थी। सिनफ़े नाजुक गुस्से में भी वो उसको अपने हाथ से नुकसान पहुंचाता तो एक जाहिल और दकियानूसी मर्द साबित होता, और यकीनन ऐसा करने पर बहज़ाद शाह उसे कभी माफ़ ना करता। देखो माँ, जो कुछ भी हुआ
प्लीज़, मैंने आपका फ़ोन आपके कमरे से लिया था, हिम्मत आ गई थी बस मुझ में बहुत। भूल गई थी कि किसी की नामालूम सी नफ़रत के बाइस यहाँ पर हूँ। मुझे लगा शायद वो शख़्स मेरी कोई मदद करता, लेकिन नहीं, वो आपके जैसे ही थे। शायद यही मेरी ज़िंदगी है, मर्दों के हाथों ज़लील होना। वो नम लहजा लिए ऊँची आवाज़ में बोली। सफ़ीर शाह के दिल में बेचैनी सिरायत कर गई। उसे खुद पर गुस्सा आया। वो बेबस हुआ था। उसकी निगाह महा के बाजू पर पड़ी, जहाँ उसकी उंगलियों के हल्के से निशान अब भी मौजूद थे। उसका दिल किया अपने हाथ को दीवार पर दे मारे। वो किसी लड़की को नुकसान पहुंचा गया था। आई एम सॉरी, वो निहायत आहिस्तगी से बोला कि महा बमुश्किल सुन पाए। फिर उसके लफ्ज़ इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट में ढले और वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। ऐसा करने पर उसने होंठ भींचे, जैसे दर्द को बर्दाश्त किया हो। बर्तन धो दूंगी मैं, वो कहती अपनी प्लेट को जूं का तू छोड़े वापस कमरे में जाने लगी। खाना खाकर जाओ अपना। वही संजीदगी भरा लहजा। शुक्रिया, मरूंगी नहीं, यकीन करें। वो खुश्क लहजे में कहती अंदर चली गई। सफ़ीर शाह उसकी पुश्त को देखता रह गया। चम्मच को छूता हाथ वहीं रह गया। वो खाना वहीं छोड़ता, सब फ्रिज में रखता, अपना काम करने चला गया। पता चला उसका अहमद। उसने फ़ोन कान से लगाया। जी सर, मैं आता हूँ। नहीं सर, बहजाद शाह डील कर रहे हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं। वो झिझकते बोला तो सफ़ीर समझ गया कि ऐसा कहने को बहजाद ने कहा होगा। ओके, वो कहता वहीं चक्कर काटने लगा। फिर पास ही मेडिकल स्टोर पर गया और ट्यूब लाते उसके दरवाजे का नोब घुमाकर अंदर दाखिल हुआ। वो उल्टी लेटी थी। महा शायद गनूदगी में थी। सफ़ीर उसके पास गया और वहाँ मौजूद थोड़ी सी जगह पर बैठा। ये कदम उसने न जाने क्यों बढ़ाया था, लेकिन बढ़ाया था। उसने उस पर से कम्फर्टर उतारा और उसे देखा जो सीधी होती। उसे देखते फ़ौरन उठ बैठी। खुद से दूर सरकना सफ़ीर शाह की ज़ीरक निगाह से मुख्फी न रह सका। क्या तुम्हें कमर में चोट आई है? वो नरमी से बोला। नहीं। वो चेहरा झुका गई। ट्यूब लाया हूँ, मैं लगा लूँगी। वो उसके हाथ से थाम गई। नहीं लगा पाओगी, पुश्त करो, मैं लगा देता हूँ। मैं लगा लूँगी, वो नागवारी से झिझकते हुए बोली तो सफ़ीर शाह की नरमी चाहती रही। लेटो फ़ौरन। वो अब की बार हुक्म देता बोला तो महा ने सर उठाए उसे देखा। जी लेटो। नहीं, महा जो कह रहा हूँ वो करो। उसे हाथ से पकड़कर लेटाते वो शख्स उसे देखने लगा, जिसका चेहरा उसकी ज़रा सी कुर्बत पर सुर्ख हुआ, लेकिन नागवारी अब भी हनूज बरकरार थी। दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। महा मरता क्या न करता कि मिसदाक उल्टी हुई और चेहरा तकिए में दिया तो खुद पर सफ़ीर शाह के हाथ का लम्स महसूस करते हलक में अटकी थी जान। सफ़ीर ने उसकी शर्ट को हल्का सा हटाया। ये काम वो पहली बार कर रहा था। उसने वहाँ ज़ख्म देखा जो ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन अपनी हरकत पर होंठ भींचे। इतना कमज़ोर था क्या वो? खुद पर लानत भेजी। ट्यूब उंगली की पोर पर लगाते हल्के से लगाए। जलन होगी, लेकिन ऐसे ही लेटी रहो थोड़ी देर। सफ़ीर ने ट्यूब रखते पंखे के बाइस उड़ते उसके घुंघरियाले बालों को उसकी कमर से पीछे किया। मुझे आज़ाद कब करोगे? वो कमरे की दहलीज पर पहुंचा था कि उसकी आवाज़ गूंजी। वो होंठ भींच कर गया। कभी नहीं। तो क्या यूं ही जख्म देकर फिर मसीहाई करके मारना चाहते हो? वो सीधी होती उठ बैठी और उसे देखने लगी। सो जाओ, मुझे जवाब चाहिए। कल हम जा रहे हैं यहाँ से। कहाँ? मेरे घर। और भाई के बारे में मैं दोबारा कुछ नहीं सुनूंगा। ध्यान रखना। अभी के लिए सो जाओ। वो कहता बाहर निकल गया तो वो वापस लेटती तकिया भिगोने लगी। दिल न जाने क्यों भर आया था, शायद उसकी मसीहाई पर। तो क्या वो उस कैद से आज़ाद हो सकती थी? वो उसे घर ले जा रहा था, यानी उसका भाई वाकई उसे हैंडल कर सकता था। वो सब पसे पुश डालकर आंखें मूंद गई, लेकिन भूख के एहसास पर उठती बाहर गई, जहाँ वो बाहरी सोफे पर मौजूद टीवी देख रहा था। वो किचन में आ गई और बिरयानी वापस निकालते गर्म करने लगी अवन में। फिर वहीं मेज़ पर बैठकर खाने लगी। अभी उसने पहला लुकमा ही डाला था कि वो भी वहीं आ गया। सफ़ीर को लगा उसने उसके लिए भी गर्म की होगी, लेकिन उसे खाते देख सफ़ीर शाह ने एक निगाह उसे देखा और फिर खुद ही अपने लिए चावल गर्म करने लगा। महा का पल में दिल किया कि वो भी उसके लिए चावल गर्म कर दे, लेकिन नहीं, क्या ज़रूरत थी उस शख्स के साथ कोई भी भलाई करने की। वो चेहरा झुकाती मगन हो गई खाने में। आधी प्लेट खाते उठने लगी। हलाल की कमाई है मेरी, ख़त्म करो इसे फ़ौरन। महा ने उसे देखा, फिर वापस बैठती खाने लगी। वो दोनों खामोश थे, बिल्कुल खामोश। खाने के बाद वो उठ गया तो महा ने प्लेटें धोई और अपने कमरे में चली गई। न जाने ज़िंदगी ने मुस्तकबिल में उनके लिए क्या लिखा